और अब खबरें तफसील से। जम्मू के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि पुलिस ने आईईडी धमाकों के केस को हल कर लिया है जो जम्मू के नारवाल इलाके में हुए थे। 20 जनवरी को इलाके में 2 आईईडी नस्ब किए गए थे और दोनों के दरमियान फासला था ताकि पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जा सके। डीजीपी ने मजीद कहा कि पुलिस ने रियासी के आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है जो अपने हैंडलर से राब्ते में था। कासिम इसका दूसरा साथी है जो शास्त्री नगर धमाके में आईईडी का जिम्मेदार है। इसने कटरा जाने वाली बस में आईईडी नस्ब की थी। डीजीपी ने कहा कि आरिफ के कब्जे से परफ्यूम आईईडी बरामद हुआ है। डीजीपी ने कहा कि आरिफ बतौर आरईटी काम कर रहा है और इसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। डीजीपी ने कहा कि पुलिस डांगरी केस को हल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से जम्मू कश्मीर में शहरियों को निशाना बनाकर दहशतगर्दाना सरगर्मियों को जारी रखने पर तुला हुआ है। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू में भी कुछ दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम दी हैं जिसका मकसद इस खित्ते में दहशतगर्दी को बहाल करना है। इनकी वहशियाना, बुज़दिलाना, कायराना, दहशतगर्दी की हरकतें जम्मू कश्मीर में बड़े लंबे अरसे से चल रही हैं। यहां पर बेगुनाह लोगों को अपने कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है और जहां का जो आपसी भाईचारा है लोगों का अक्रॉस द रीजन्स, अक्रॉस द रिलीजन्स, अक्रॉस द कम्युनिटीज, उसको किसी न किसी सूरत में धक्का पहुंचाने की, ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसी नीयत से, इसी गरज से पिछले कुछ अरसे से जम्मू प्रोविंस के एरिया में कुछ कार्रवाइयां दहशतगर्दी की अंजाम दी गई जो बिल्कुल कम्युनल लाइंस पे हैं, सेक्टेरियन लाइंस पे हैं और साथ ही साथ ये भी मकसद रखती हैं कि जम्मू में दम तोड़ चुकी जो दहशतगर्दी है उसको फिर से किसी तरीके से रिवाइव किया जाए, उसको फिर से जिंदा किया जाए। कल डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज ने जो वहां की पुलिस की एक बड़ी कामयाबी रही, जो आईडीज वहां पर जगह जगह पर लगाने का इनका मंसूबा था, उसको नाकाम किया गया। उसमें 3 लोगों की टुकड़ी जो पार बैठे दहशतगर्दी के आका, उनके इशारों पर राजौरी के एरिया को और कुछ जगहों पे आईडीज लगा के निशाना बनाना चाहती थी। डांगरी के इंसिडेंट के बाद वो पूरे का पूरा ग्रोह पकड़ा गया। उसके बारे में तफसील, डिटेल कल आप लोगों को मिल चुकी है और इसकी तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के, उनके साथ इसका तालमेल है। इसका मामा काफी सालों से कराची, पाकिस्तान में जाकर के सेटल हो रखा है। मामे के जरिए इसके साथ राब्ता हुआ और फिर एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासिम नाम का आदमी है, वो भी रियासी का रहने वाला है। काफी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक है, उनका सपोर्टर है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बैठ करके यहां पर करवाता है। काफी लंबा अरसा पहले कोई 19 में इसके साथ राब्ता साधा। आपको याद होगा शास्त्री नगर में एक आईडी हुई थी, वो अभी तक उसका करने वाला कौन था वो बेनकाब नहीं हो पाया था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल था। आपको ये भी याद होगा कि कटरा में जो बस में आग लगी ब्लास्ट के बाद, उसमें बहुत सी चीजें पुलिस वर्कआउट कर पाई थी मगर उसकी एक तार अभी तक जुड़ नहीं रही थी, एक कड़ी अभी तक जुड़ नहीं रही थी कि वो आईडी फिट किसने करी बस के अंदर। जो पहली आईडीज अभी तक इस्तेमाल करी जो शास्त्री नगर में हुई वो टाइमर वाली डिवाइस थी। जो कटरा की बस में आईडी लगाई गई वो स्टिकी बॉम्ब की फॉर्म में थी, जो थोड़ा बड़े साइज में स्टिकी बॉम्ब हमने
कठुआ में बरामद किए थे, जिसमें 450 ग्राम के करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रहता है। और जो जहां पर लगाई आईडी एक 750 ग्राम की थी पहली आईडी, और जो दूसरी थी उसका वजन 1 किलो से भी ज्यादा था। टिफिन आईडी थी, स्टील टिफिन आईडी थी। और जो अभी आईडी पकड़ी है, मैंने आपको बताया कि वो परफ्यूम आईडी की तरह। जहां पर कोशिश है कि जो दहशतगर्दी के आर पार से कार्रवाई होती है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पिछले काफी अरसे से हम लोग एक दहशतगर्द तंजीम को, जिन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जहां पर हिस्सा लिया, उनके डोजियर तैयार किए, और उन सब तंजीमों को जो दहशतगर्दी को जहां पर चलाते हैं उनको बैन करने की कार्रवाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सतह पर की गई। लगभग 1 दर्जन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको अभी तक बैन किया है, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सम्मिलित होने के लिए नोटिफाई किया गया है कि ये दहशतगर्दी चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस है। और ऐसे ही लोग जो इनफरादी तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल हैं, 22 के करीब पिछले 2 साल के अंदर ऐसे लोग नोटिफाई किए गए हैं एज टेररिस्ट। वो कार्रवाई भी बराबर जारी है और उस कार्रवाई को भी आगे जिंदा रखा जाएगा। इसमें हैरत की बात यह है कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई आरिफ जो कर रहा है, ये सरकार मुलाजिम भी है। 2010 में रहबर तलीम में भर्ती हुआ था, 2016 में रेगुलर टीचर बना, सरकार की तनख्वाह भी ले रहा है, सरकार के टुकड़ों पे पल भी रहा है, और साथ ही साथ कुछ और टुकड़ों के लिए अपने लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। पता चला है कि इसको पहली आईडी लगाने और फोड़ने के बाद कुछ नगद रकम मिली थी। कटरा की आईडी लगाने के बाद भी इसको कुछ रकम दी गई थी, और अभी जे आईडी लगाने में भी इसको ऐसा ही फायदा दिया गया। अब ये किस हद तक ये चीज एक चंद टुकड़ों के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना, लोगों का नुकसान पहुंचाना, ये सही लगता है, मगर शर्म की बात है इसके लिए कि ये दहशतगर्द सरकारी मुलाजिम भी है। अब इसकी मुलाजिमत तो जाएगी, इस केस में भी इसको अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। इस टीम को अच्छे से गाइड करने के लिए, इस टीम को दिन रात जो मेहनत कर रही थी, इसको पल पल इनका हैंड होल्डिंग और इनकी सपोर्ट करने के लिए जो सीनियर ऑफिसर हैं, डीआईजी रेंज हैं, एडीजी हैं मुकेश साहब, इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। ये बहुत तकड़े टीम वर्क का नतीजा है कि ये केस वर्कआउट हो पाया, वरना ये केस इसलिए भी मुश्किल था कि इस बंदे ने अपने कपड़े तक जला दिए, कोई एविडेंस इसने छोड़ा नहीं। जूते भी जला दिए जो पहन के गया था, कपड़े जला दिए जो गया था, फोन अपना तोड़फोड़ करके आग लगा के उसको जला दिया। ये चाहता ही नहीं था कि कुछ सुराख वहां पर बचे, मगर ये जम्मू पुलिस की जो टीम लगी हुई थी, उसकी काबिलियत है, उनकी मेहनत है कि उन्होंने छोटे मोटे हर एविडेंस को खंगाल करके, हर छोटी मोटी लीड को आगे करके पहुंचते पहुंचते इस तक पहुंचे और इसको आखिर पकड़ा गया। इस इंसिडेंट के बारे में इतनी ही मालूमात आपके साथ शेयर करनी थी। बताओ कहाँ से लाई थी आईडी और क्या बताया, नरवाल ट्विन बम धमाके में पुलिस को एक अहम कामयाबी हासिल हुई है, जिसके दौरान पुलिस ने आरिफ और कासिम नामी 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आरिफ एक सरकारी टीचर बताया जाता है, ये कहा जाता है रहबर तालीम के तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, और उसका जो मामा है वो कंट्रोल लाइन के उस पार दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ था, जिसके साथ वो लगातार कांटेक्ट में था, और उन्होंने वहां से ये आईईडीज प्रोक्योर की थी। ये कहा जाता है कि कासिम जो उसका दूसरा साथी है वो शास्त्री नगर ब्लास्ट में भी मुलविस रहा है, और पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो कटरा में ब्लास्ट हुआ था उसमें भी कासिम और आरिफ ने ही मिलकर वो आईईडीज उसमें लगा दी थी। हालांकि हमने कोशिश की थी आरिफ से कई बार सवाल पूछने की, उन्होंने किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बहरहाल पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है।
मैं चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। और पुलिस ने नरवाल धमाके में मुलविस गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से परफ्यूम की बोतल में नस्ब एक लिक्विड आईईडी बरामद कर ली है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू डिवीजन में इस तरह का आईईडी पहली बार बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द इस आईईडी को अवामी जगह पर नस्ब करने का मंसूबा बना रहे थे। नरवाल ट्विन ब्लास्ट को सॉल्व करते हुए पुलिस ने जो आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है और साथ ही एक आईईडी भी बरामद की गई है। ये जो आईईडी है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक परफ्यूम की बोतल में रखा गया है। ऐसा है कि ये परफ्यूम की बोतल है। पुलिस का मानना है कि इसमें एक प्रेशर आईडी रखी गई है और जैसे ही अगर कोई भी शख्स इसको इस्तेमाल करता है परफ्यूम के तौर पर, जैसे ही इसका ऊपर से बटन दबा सकता है तो ये आईडी ब्लास्ट हो सकती है। डीजीपी दिलबाग सिंह से ये पूछा गया था कि क्या ये पहली बार इस तरह की आईडी मिली है, तो उनका ये कहना है कि आज तक इस तरह की कोई आईडी नहीं मिली है, लेकिन ये पहली बार है कि इस तरह की जो एक्सप्लोसिव डिवाइस है पुलिस के हाथ लगी है। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान कि किस तरह से अपनी कोशिशें तेज कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो दम तोड़ता हुआ आतंकवाद है उसको फिर से रिवाइव किया जाए। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जितने भी मॉड्यूल उन दहशतगर्दों के हैं जो यहाँ खासतौर पर जम्मू एरिया को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां जारी हैं और इस तरह की आईडी बरामद होना एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो टाला गया है। और यहाँ ये कहा जा सकता है कि पुलिस लगातार ये कोशिश करे कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी दहशतगर्दों की कार्रवाइयों को हवा देने की कोशिश की जा रही है उनकी कोशिशों को नाकाम बनाया जाए। डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह से ये पूछा जब गया था कि क्या और मॉड्यूल्स जम्मू में हो सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है, ऐसा खदशा है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से कुछ और भी मॉड्यूल्स यहाँ एक्टिवेट जा रहे होंगे। लेकिन पुलिस की ये लगातार कोशिश है कि पाकिस्तान के मजमूम अजाइम को खाक में मिलाया जाए। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। और नरवाल धमाके के जख्मियों ने गैर इंसानी हरकत के जिम्मेदार दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर इत्मीनान का इजहार किया है। न्यूज 18 से गुफ्तगू करते हुए जख्मियों ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि दहशतगर्दों को थोड़े ही अरसे में गिरफ्तार कर लिया गया है। नरवाल ट्विन ब्लास्ट में जख्मी हुए कुछ अफराद हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से जबकि वो पकड़ा गया है जिसने ये आईडी लगाई थी, उनसे ये जानना चाहेंगे कि अब वो कितने खुश हैं, क्या उस वक्त क्या हुआ था। जी आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, आप बताएं कि क्या हुआ था, आप क्या कर रहे थे तब। सर हम अपना जैसे रेगुलरली रोज काम करने जाते हैं, सुबह ऐसे हम शाम को काम करके छुट्टी करके घर पे गए हैं, दूसरे दिन सुबह आए हैं, सुबह आके अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। अब लड़के रखे हैं हमने वर्कर अपने पास, तो ये मेरा पार्टनर है। हम जैसे हमने काम स्टार्ट किया है तो मेरे को इन्होंने थोड़ा बोलने लगे कि जाओ कराची से कब्जे लेके आओ। मैं थोड़ा इनसे जैसे साइड पे गया हूँ तो इतनी देर में सर धमाका हो गया, इतनी देर में धमाका हो गया। जैसे मैं गिर गया नीचे, पता नहीं कुछ चीज लगी, मैं गिर गया। मैं जैसे उठ के मैंने इनकी तरफ, तो ये खून से लथपथ थे, तो जो हेल्पर लड़के काम करते हैं उनकी तो कंडीशन ही बुरी थी। हमने सोचा कि मुश्किल है कि ये ऊपर वाले की बच्चे से बचे भी जन नहीं, इतने गाजर हो चुके थे। फिर भी कोशिश वाशिश करके हमारे साथ उधर मिस्त्री काका है, हमारे बाबूजी थे प्रेसिडेंट, इन्होंने अपनी गाड़ी बोली। उस समय ना उधर कोई पुलिस आई है सर, ना कोई एम्बुलेंस आई है, कोई अट टाइम कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ अट टाइम उधर हमारे प्रधान जी थे, हम मालिक हमारे, उन्होंने करके जो काका है मिस्त्री बेचारा, धन्यवाद उसका भी करते हैं, उन्होंने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। जैसे हम हॉस्पिटल पहुंचे उसके बाद में सर हमें कुछ पता नहीं कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। हमें आपको कहाँ चोट लगी थी, आप क्या कर रहे थे उस वक्त? उनके पास अचानक से ब्लास्ट हुआ, टांग पर लगी है, हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, चोट हुई। अच्छा आपको कहाँ चोट लगी थी? ऑपरेशन हुए हैं सर, पाँव के ऑपरेशन हुए हैं। ये देखिए जैसे ये उसमें जख्मी हुए थे, इनका सर्जरी भी हुई है और इनसे हम जानना चाहेंगे। अभी तक इनके पैर में भी लगी हुई अपने वो जख्म दिखा रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि अब जबकि वो आतंकी पकड़ा गया है जिसने ये ब्लास्ट वहां किया था, तो कितना आपको सेटिस्फैक्शन है? सेटिस्फैक्शन यही है सर, वो पकड़ा गया, बहुत अच्छी बात हुई, ठीक है। उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मतलब कि कोई किसी उनको दर्द नहीं होता है। अगर किसी को लगती है तो हम मजदूर है ना, हमको दर्द होती है कि इसको क्यों लगी है। सर हमारे उनको लिए यही अच्छा है कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ, वो किसी और साथ नहीं हुआ। जो हमारे साथ हुआ ना, वो किसी के साथ पकड़ा गया, वो किसी के साथ नहीं हो। हमारे लिए यही अच्छा है। जिसने ये धमाका किया है
उसके बारे में ये कहा था कि वो टीचर भी है, आरईटी। सर वो अगर टीचर है तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाता होगा, क्या मतलब कि आगे क्या सिखाएगा क्या नहीं सिखाएगा, क्या सिखाएगा वो बच्चों को, क्या पढ़ाता होगा वो। तो आपको लगता है कि जिस तरह से पुलिस ने ये कार्रवाई की है, अब ये लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से साजिशें हो रही हैं और पुलिस जो कोशिशें कर रही है, उससे लगता है कि यहाँ आतंकी कामयाब नहीं हो सकते अपने मन? नहीं, जम्मू यहाँ पे नहीं हो सकते हैं आतंकी का। ये हमारा जम्मू है, बहुत अच्छा जम्मू है, हम यहाँ पे जमे हैं, यहाँ पे पले हैं। हमारी जो पुलिस है बहुत अच्छी है, जो पुलिस वालों ने यहाँ पे इनको पकड़ा है, बहुत अच्छा काम किया है पुलिस ने, धन्यवाद करते हैं हम अपनी पुलिस को, तो बहुत अच्छा काम किया सर इन्होंने। और तो ये वो जख्मी हैं जिन्हें इस बात का सेटिस्फैक्शन जरूर है कि वो आतंकी पकड़ा गया है जिसने इनको जख्म देने की कोशिश की थी, उनको मारने की साजिश रची थी, और साथ ही वो पुलिस का भी इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द उस आतंकी को पकड़ा जो इस साजिश में मुलविस था। कैमरामैन चांडो के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। और इसके साथ ही फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने मरकजी बजट को तारीखी करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में गरीबों के साथ साथ समाज के तमाम तबकात का ख्याल रखने पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बताया कि बजट में किसानों, नौजवानों और दीगर तबकात के लिए कई नए इक़दाम किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट और नौजवानों की तरक्की, सरमायाकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ देने के लिए मजीद फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जिससे मजीद रोजगार के मौके पैदा होंगे। कसाद बाजारी के दौर में आम आदमी का बजट पेश किया गया है। अग्निवीरों को मजीद रियायत दी जाएगी। इनकम टैक्स के छूट की हद में इजाफा किया गया है। रेल, हेल्थ, ट्रैवल, पंचायत और राज्य के बुनियादी ढांचे की तरक्की पर भी तवज्जो दी जा रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मिशन के साथ काम किया और ये सारी चीजें बजट के अंदर स्पष्टता से हमें नजर आई। पूरा देश बड़ी उत्सुकता के साथ इस पूरे बजट पर ध्यान लगाए, टकटकी लगाए बैठा था और जो जो बेस्ट पॉसिबल इन कंडीशंस में हो सकता था वो मोदी साहब ने किया है। अब दुनिया के बाकी देशों के अंदर अगर जो वहां के जो पोटेंशियल जो वहां के डिसीजंस लिए गए हैं वो देखेंगे तो इंग्लैंड जैसे देश ने, अमेरिका जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने बड़े कठिन डिसीजन लिए। यहां एक तरफ आर्थिक मंदी कोरोना के बाद और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रूस युद्ध के बाद पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के बावजूद बहुत बड़ा निर्णय इस बजट के माध्यम से लेकर मोदी सरकार ने देशवासियों की भलाई का बहुत बड़ा काम किया है। लघु उद्योग, जो गांव के अंदर छोटे छोटे उद्योग हैं या जिसका मैंने जिक्र किया स्टार्टअप्स, उस पर भी विशेष ध्यान मोदी सरकार का इस बजट में रहा है और ये एक बेहतरीन बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और हमें विश्वास है इस बजट से यहां पूरे देश में आर्थिक दृष्टि से देश आगे बढ़ेगा।
देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ेगी। जैसे अच्छी खासी तादाद में फंड्स का एलोकेशन करके डेवलपमेंट को गति दी जा रही है, वहीं जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार ने दिल खोलकर काम किया है। जम्मू कश्मीर के गरीब, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, पुरुष, सरकारी मुलाजम, लीव एनकैशमेंट 3 लाख से 25 लाख जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आया, बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा निर्णय। सब ऐतिहासिक निर्णय के लिए हम हृदय से नर्सिंग कॉलेजेस जिसका मैंने जिक्र किया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी साहब ने, और स्कूल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इंटरनेशनल लेवल के हमारे पास स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स 136 डेवलप करने की बात हो रही है। तो हर प्रकार से मोदी साहब ने इस बजट के अंदर वो सारे प्रयास करके जहां आम जनमानस के जीवन में और सुधार हो उसके लिए प्रयास है, वहीं हमारे नौजवानों को और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर विकास की इस नई गति के साथ आगे बढ़ने का एक मौका और एक अवसर मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से दिया है, जिसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना ने तजावुजात के खिलाफ मुहिम पर रद्द किया। उन्होंने कहा कि बाअसर लोगों की जानिब से सरकारी जमीनों पर कब्जे को खत्म करना जरूरी है। देखिए, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, मैंने पहले कहा, जिन सियासतदानों ने या जिन सरकारी बाबूज ने या पुलिस अधिकारियों ने अपनी पावर और पोजीशन का मिसयूज करके बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, वो तुरंत खाली होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आम गरीब मजदूर किसान है उसको नहीं छेड़ा जाना चाहिए। और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी यही कहा है कि आम गरीब मजदूर किसान को, आम मिडल मैन को नहीं छेड़ा जाएगा। कुछ सियासी लोग, कुछ पॉलिटिकल लोग जिन्होंने खुद हजारों कनाल जमीन कब्जा की है, वो गरीब लोगों को डरा रहे हैं। वो गरीब लोगों को डराकर लोगों को रैलीज के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, धरने के लिए उकसा रहे हैं। सुनिए, मैं आपको फिर क्लियर करता हूं, मैं आपको यह बात फिर क्लियर करता हूं, मैं फिर इस बात को क्लियर करता हूं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद इस बात को कहा है कि किसी गरीब आदमी के साथ कोई तहसीलदार, पटवारी, गर्दावर छेड़खानी नहीं करेगा, उसको कोई नोटिस नहीं जाएगा। और तजावुजात के खिलाफ मुहिम जोरों पर जारी है और इंतजामिया की तरफ से कई कनाल अराजी वागुजार कराई जा रही है। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में इस मुहिम के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। किसान तहरीक ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और इस मुहिम को रोकने का मुतालबा किया। ये सरकार की सरासर नाइंसाफी है। जिस जमीन पर हम सदियों से रह रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। ये 1895 में जब लॉरेंस साहब ने यहाँ पहला सेटलमेंट किया, उस वक्त से आज तक हमारे लोग यहाँ पर आबाद हैं। 1 लाख के करीब थी जम्मू कश्मीर की, लेकिन आज वही आबादी जब हम देखते हैं, ये 1.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जमीन वही है। जमीन में उसके बाद बहुत सारे तरामीम हुए, उसमें फिर बहुत सारे कवानीन आए। 1987 में महाराजा ने नाजायज जो शामिल ये घास चराई थी, नाजायज जो नवतौर जमीन थी, उसको शामिला देह में तब्दील करके यहाँ के किसानों को उसके मालिकाना हक दिए।
उसके बाद 1935 में और एक कानून आया जिसके तहत जिन लोगों को इस जमीन पर 15 साल से कब्जा था इस श्यामला देह पर, उनको उनके मालिकाना हक मिले। उसके बाद और कवानीन मुख्तलिफ इलाकों में, हमारे यहाँ पांपोर की जो ये पांपोर और पुलवामा की जो ये जहाँ जाफरान तैयार, उसके लिए भी कानून लाया गया, वहां पर भी लोगों को मालिकाना हुकूक दिए गए हैं। और आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर लोग इस जमीन पर रह रहे हैं और इसमें जो कवानीन बनाए हैं महाराजा के टाइम से, उसके बाद फिर लैंड रिफॉर्म्स यहाँ हुए, लैंड टू टिलर हुआ है, तो आज कहां से ये कह रहे हैं कि जो 50 साल से रह रहे हैं कि ये आपकी जमीन नहीं है। जिला पुंछ की तहसील मंडी के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सयाह और मकामी खूब मजा ले रहे हैं। मर्द, ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी तादाद में बर्फ की जो सफेद चादर है उसकी सैर तफरी कर रहे हैं। मकामी लोगों ने जिला पुंछ में सरमाए सियाहत को फरोग देने के लिए इक़दाम करने की हुकूमत से अपील की है। मौसम सरमा के दौरान सड़कों की सफाई और दीगर बुनियादी सहूलत पर तवज्जो देने की मांग की है। हम पुंछ से आए हैं और हम नंदी छोड़ जा रहे हैं, तो ये हमारा 3 दिन का टूर है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो नंदी छोल है बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही फेमस जगह है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी यहाँ पे आए, एंजॉय करें। तो यहाँ पे ये तो आजकल बर्फ का ये विंटर सीजन है, यहाँ पे जब बर्फ पड़ती है तो बहुत ही मज़ा आता है और गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, एंजॉय करें। खार मजीद है, हम से आए हैं और हम अपने आपके चैनल के माध्यम से तमाम व्यूवर्स को ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है और ख़ास तौर से तहसील मंडी जो है, इसमें जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं बर्फ़पोश वादियाँ और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ के। हम तमाम व्यूवर्स को ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने फ्री टाइम में यहाँ पर ज़रूर विजिट करें और यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़ हों। सर हमारा आज ट्रैक है सर, नंदी झील तक जाएंगे और हम वहीं पर रात को कैंपिंग करके हमारा वहीं रात को रुकना है और कल हम वापस आएंगे। सर हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें, बाहर जाने के बजाय। मैं ये नहीं कहता कि बाहर ना जाएं, लेकिन जो अपना लोकल टूरिज्म है और लोकल जो हमारा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी प्रमोट करें और यहाँ पे जो लोगों को रोजगार के मौके फराहम करें। और J&K इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन ने DPC कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलराइज करने और वेलफेयर फंड का मुतालबा करते हुए श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने धमकी दी है कि अगर इनके बात न माने गए तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि वेलफेयर फंड में खुर्द-बुर्द की गई है। देखिए जी, हमारी डीपीसी पिछले 20 साल से नहीं हो रही है। हमारे जो टेक्नीशियन भाई है उनको 98 से कोई प्रमोशन नहीं मिल रही है। हमारे लाइनमैन 25, 50, 26, 10 ग्रेड में रिटायर हो रहे हैं। उनकी जो पेंशन हो रही है वो 8,000, 10,000, 12,000 हो रही है। जब उनका रिटायरमेंट आता है तब वो बीमार होते हैं किसी ब्लड प्रेशर की वजह से या शुगर की वजह से, उसमें भी उनकी दवाई नहीं आती है। फैमिली कहाँ से चलेगी? अगर ने मेरे लिए एक कानून रूल बनाया है तो उसमें यहाँ पे हमारे खाली इंजीनियर्स की प्रमोशन हो रही है। ये इक्वालिटी क्यों नहीं है हमारे देश में? अगर मेरे गवर्नर साहब, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमें एक विधान, एक संविधान है, यहाँ पे कश्मीर में पीडीडी में उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मेरे जो पीडीएल्स है 20-20 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। बारिश में, बर्फ में, सैलाब में, कोई भी तूफान आए वो काम कर रहे हैं। मेरे गवर्नर साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे एमडी साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जब टाइम आता है प्रमोशन का या रेगुलराइजेशन का तब इनकी जुबानें बंद हो जाती है। एक इशू हमारा जो वेलफेयर का है, जो हमारी सैलरी से कटता था, 23 करोड़ रुपया इनके पास, हमारा 23 करोड़ रुपया ये तो इनकार कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं, इन्होंने खुद ही दिया। ये क्यों नहीं हिसाब दे रहे हैं उस चीज का? ये कह रहे हैं डिपार्टमेंट, एक मिनट, मैंने एमडी से यही सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट का इसको कुछ नहीं पता, मुलाजमीन ने खुद कुछ जमा किया था, उसका हमारे पास कुछ भी हिसाब नहीं। फिर अगर हमने खुद ही जमा किया था तो सेक्रेटरी से एक ऑर्डर आता है कि हमने जो आपका वेलफेयर स्क्रैप कर दिया, तो वो चीज क्यों थी? फिर वो पैसा कहाँ पे है? उसके तो गवर्नमेंट वेलफेयर की बात करें, वो तो गवर्नमेंट अगर वेलफेयर कोई दे रही है। नहीं, गवर्नमेंट नहीं दे रही है, हम अपनी सैलरी से दे रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं है।
23 करोड़ हमारे पास हिसाब है। वो कहाँ जा रहा था? वो हमारे चीफ इंजीनियर और डीसीपी के पास जा रहा था और एससी के पास जा रहा था। और मेंढर सब डिवीजन में जुमेरात के सुबह मेंढर ता पूंछ रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा, जिसमें लोग घंटों फंसे रहे। ऐसे में मरीज को लेने जाने वाली एम्बुलेंस को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर बजी डालने से यह ट्रैफिक जाम हुआ। लोगों ने मुतल्लिका महकमे पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने सुबह काम शुरू किया, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में गाड़ियां सड़क के बीचों बीच फंस गई और एम्बुलेंस समेत स्कूली बच्चों, सरकारी मुलाजमीन भी कई घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे। ट्रैफिक पुलिस ने काफी कोशिशों के बाद ट्रैफिक बहाल की। बताएं कि कब से एम्बुलेंस आप यहाँ पर फंसे हुए? तकरीबन 20 मिनट हो गए। अच्छा, तो क्या कारण है, क्यों ये? क्या पता भी आगे जाम लगा है, पता नहीं, ये बजरा वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन इनको भी सोचना चाहिए किसी टाइम भी इमरजेंसी हो सकती है। 500 आदमी यहाँ पर फंसा हुआ है, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया यहाँ रुके हुए, और इन्होंने बिल्कुल जो है ये रोड के बीच में जो है गाड़ी अपनी भी खड़ी की है और पूरा बजरा डाला हुआ है। ये 1 घंटे से हम पूरी तरह यहाँ पर रोड पे रुके हुए हैं। पूरी यहाँ कोई सिस्टम है इनका, इनके पास मशीन पूरे। ये कौन लोग काम कर रहे हैं, ये कौन है? ये ग्रीफ वाले हैं, यहाँ से लोकल लगी हुई है मजदूर। तो एम्बुलेंस भी आप देख सकते हैं, पूरे जो है कोई दिहाड़ी जा रहा है, कोई मजदूर को शॉप पर जा रहा है। ज़्यादातर ड्यूटी वाले लोग हैं यहाँ पर। जो ड्यूटी कैसे करेंगे, स्कूल में नहीं जा सकेंगे वो लोग। ये जामिंग का ये है सिलसिला कि ग्रिफ वालों ने जितने भी रोड पर यहाँ से लेकर पुल तक, पुराने पुल तक बजरा डाला हुआ है जगह जगह, जिसकी वजह से सिंगल गाड़ी निकल सकती है। अब दोनों तरफ से गाड़ियाँ तो उस वक्त नहीं चल सकती हैं, टाइम तो कुछ भी है। तो मैंने उसी वक्त SHO साहब को भी फ़ोन किया। मैं क्या जनाब अपने आदमी भेजो और गाड़ी भी भेजो, और हमने मैसेज बनाया तो पर अपनी हायर अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म कर दिया। जब तक ये ग्रिफ वालों को इनकी निकेल नहीं कसी जाएगी तब तक इसका हल होना मुश्किल ही है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ।